बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारे यूनिट का नेम है बच्चों। और इसमें हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें जो कि हम लोगों ने लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ी हुई हैं। हमने, अगर आपको याद हो बच्चों, लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक जनरल फार्मूला भी पढ़ा था, 1/λ = रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² - 1/n²। वहाँ पर जो p होता है लो एनर्जी ऑर्बिट को शो करता है और जो n है वो हाई एनर्जी ऑर्बिट को शो करता है। ठीक है, ये सारी बातें वो थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर स्पेक्ट्रा की हम लोगों ने टाइप्स भी पढ़ी थी, वो जैसे ही अभी आगे आएंगे उससे रिलेटेड जैसे से MCQ आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहले तो बच्चों ये एक बात याद रखें कि ये जो 1/λ = ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है RH, ये 1/p का स्केयर माइनस 1/n का स्केयर। इस फार्मूले में ना, अब यहाँ पर जो p है ये किसको शो करता था? p आपको पता है बच्चों, ये लो एनर्जी ऑर्बिट को शो करता है। ठीक है, और जो n है ये हाई एनर्जी ऑर्बिट को शो करता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब और यहाँ पे जो RH है ये रेडबर्ग कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है 1.0974 × 10⁻⁷ और यूनिट इसका जो होता है वेवलेंथ का उल्ट होता है, पर मीटर होता है। हम इसको राउंड ऑफ करके ना मैं 1 × 10⁷ पर मीटर भी लिखा करूँगा MCQs में। ठीक है, ये लेक्चर्स के अंदर वैसे तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर अगर तो p की वैल्यू आप लोगों को पता है 1 होगी तो वो लाइमन सीरीज होगी। ठीक है, p की वैल्यू 2 होगी तो बाल्मर सीरीज होगी, p की वैल्यू 3 होगी तो पास्टन सीरीज होगी, p की वैल्यू 4 होगी तो ब्रैकेट सीरीज होगी, p की वैल्यू 5 होगी तो ये पीफंड सीरीज होगी। और n जो है वो p से एक नंबर ज्यादा से स्टार्ट होता है, यानी जहां पे p1 होगा वहां पे n जो है वो 2, 3, 4 एंड सो ऑन होगा। अगर p5 होगा तो n जो है वो 6, 7 एंड सो ऑन से स्टार्ट हुआ करेगा। तो अब इससे रिलेटेड MCQs को हम लोग देखते हैं और फिर इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट और बताता चलूँ जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करता है। वो शॉर्टकट ये है कि अगर आपने किसी भी सीरीज़ का की मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है तो उसका शॉर्टकट ये है, आप क्या काम करेंगे, आप डायरेक्ट p² रेडबर्ग कांस्टेंट लिख दिया करेंगे। ठीक है, किसी भी सीरीज़ की मिनिमम वेवलेंथ आपने निकालनी है तो p² रेडबर्ग कांस्टेंट लिख देंगे। ये शॉर्टकट है इसका जो कि आप याद रखेंगे। कैसे भला देखें, अगर मैं आपको कहता हूं कि हमने क्या काम करना है जी, लेट्स सपोज मैं कहता हूं ब्रैकेट सीरीज के लिए निकालें। अब ब्रैकेट सीरीज आपको पता है वो सीरीज याद रख लें चौथे नंबर पे आती है। तो ब्रैकेट सीरीज के लिए p की जगह पे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16/r आपका आंसर है। और r मैंने आपको बताया हम इसको 10⁻⁷ मानेंगे। जब ये ऊपर बन जाएगा 16 × 10⁻⁻7 मीटर बनेगा, तो इसी को हम क्या लिखेंगे, 1600 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। ये भी याद रखेगा, ये जो 10⁻⁻7 मीटर है ना, इसको मैं 100 नैनोमीटर भी लिख दिया करूंगा मजीद MCQs को सॉल्व करने के लिए। तो 10⁻⁷ की जगह पे मैं 100 नैनोमीटर लिखा करूंगा। तो जो मिनिमम वेवलेंथ आ गई बच्चों ब्रैकेट सीरीज की, वो कितनी आ गई है, अब आप लोगों ने देखी है जी, ये आ गई है 1600 नैनोमीटर। मगर ये एग्जैक्टली 1600 नहीं होगी, मतलब ये क्योंकि ये 1.0974 है, इससे थोड़ी सी ये कम ही होगी, ये हमने रफ कैलकुलेशन की है। ठीक है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। तो बच्चे कहते हैं सर हम पेपर में कैसे देखेंगे? आप करीब तरीन ऑप्शन को देख लेंगे ना, जरूरी तो नहीं है कि वहां पे यही लिखी हो जो इससे करीब तरीन। हाँ, सारी करीब तरीन होंगी तो फिर आपको रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को ज्यादा अच्छे तरीके से नोट करना पड़ता है, बट मेरा ख्याल है कि ऐसे MCQs में वो इतनी करीब करीब आपको वैल्यूज देंगे नहीं। तो लो जी, कहते हैं 1/λ = रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p। तो ये जो p4 है, यहाँ पे p बेसिकली 4 है और ये कौन सी सीरीज से लाई करता है? ये करता है ब्रैकेट सीरीज के लिए। नेक्स्ट MCQ, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अभी आपको बच्चों बताई है, अल्फा ऑप्शन आंसर है। और इसका जो यूनिट है वो, सॉरी यहाँ पर बाय मिस्टेक ये पर सेकंड लिखा हुआ है, पर मीटर आएगा। ठीक है, इसके बाद इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज विल कॉरेस्पॉन्ड टू द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। प्रीवियस क्वेश्चन चले पहले देखिए, आगे वाला देखते हैं। ये मैंने भी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द लार्जेस्ट वेवलेंथ बिलोंग्स टू। बच्चों याद रखिएगा, वेवलेंथ उसकी लार्ज होगी जिसका एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो कम से कम होगा। अब अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा एनर्जी चेंज, सबसे ज्यादा जो एनर्जी चेंज आता है वो लाइमन के लिए आता है, उससे कम एनर्जी चेंज बाल्मर के लिए आता है, क्योंकि लाइमन में आप देखें इलेक्ट्रॉन किसी हाई ऑर्बिट से पहले में आता है, ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आता है, ये ब्रैकेट में दूसरे में आता है।
पास्टन में तीसरे नंबर पे आता है, ब्रैकेट में चौथे नंबर पे आता है, और सबसे एंड पर आती है बच्चों पी फंड सीरीज। तो पी फंड सीरीज की अगर बात की जाए, तो एनर्जी की अगर बात की जाए, तो एनर्जी डिफरेंस सबसे कम किसका है, पी फंड का, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ फिर किसकी होगी, पी फंड सीरीज के लिए होगी। सो योर आंसर इज अल्फा। कहते हैं जी द लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर शोन द नंबर ऑफ पॉसिबल एमिशन। जब भी आपने नंबर ऑफ पॉसिबल एमिशन निकालनी हो, n इंटू n-1/2 का फार्मूला लगाएं, कितना है, अगर अब आप देखें ये 4 है ना, तो 4 इंटू 4-1 डिवाइडेड बाई 2, 4, तो ये आ गया 3/2, तो ऊपर आ गया 12 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आ गया 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन लाइंस जो हैं बच्चों वो कितनी होनी चाहिए, 6 वुड बी 6, ये 6 होंगी। तो आप बस ये देखें हायर ऑर्बिट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दें, ये मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर भी तरीका बताया हुआ है। इसके बाद द लोएस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम एमिटिंग ब्रैकेट सीरीज हैज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ जी, ब्रैकेट सीरीज के लिए पी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो बच्चों आपको पता है ब्रैकेट जो थी, हमने जो अपनी सीरीज याद की थी वो उसमें कितने नंबर पे आती थी, चौथे नंबर पे आती थी, तो पी की वैल्यू 4 होगी। ऐसे याद रखें ना, LBPBP, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड, इसका नंबर 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है। तो ब्रैकेट की आप ऐसे याद रख सकते हैं, ब्रैकेट के लिए 4 इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। If an atom exists in the excited state n is equal to 6, the number of possible transitions वही 6 into 6 minus 1/2, तो आंसर आ गया 6 into 5/2, तो आंसर आ गया 30/2, which is equal to बच्चों कितना आया, 15 आया। So your answer is 15. The maximum wavelength of the Lyman series। अच्छा, अभी मैं आपको जो ऊपर शॉर्टकट बता के आया था वो मिनिमम वेवलेंथ का बता के आया था ना। अच्छा, अगर मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए निकालना हो ना, पहले तो वेवलेंथ का एक देसी फार्मूला, उसी को ऊपर वाले को सोल्व करके निकलता है एलसीएम लेने के बाद, एन पी का होल स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर माइनस पी स्केयर। अगर आप इसको कैलकुलेट करें, और ये यहाँ पे आएगा रेडबर्ग कांस्टेंट इसके साथ डिनोमिनेटर में, अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो ये बन जाएगा। अच्छा, अब इस फार्मूले को आप डिराइव कर लेंगे तो ये बनता है। अब इस फार्मूले में आपने क्या काम किया करना है, अगर मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना करनी है ना, ये याद रख लें, अगर आप किसी भी सीरीज की क्या निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो एन की वैल्यू जो पहली वाली वैल्यू होती है ना वो पुट कर दें, या आप ऐसे कह लें पी से एक ज्यादा वाली वैल्यू पुट कर दें। अगर पी की वैल्यू 2 है तो एन आप 3 पुट कर देंगे। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए पी से एक ज्यादा वाली वैल्यू आपने पुट कर दिया करनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मैंने लाइमन सीरीज की ही लैम्डा मैक्स निकालनी है, तो लाइमन सीरीज के लिए अब मुझे पता है कि लाइमन सीरीज के लिए जो पी है ये 1 होता है, और एन जो है वो उसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, और फिर ये 3, 4 एंड सो ऑन चलती है। तो आपने जस्ट 2 पुट करनी है, यानी 1 पी से एक ज्यादा पुट कर दें, बात खत्म। तो आप देखें 2 इंटू 1 का स्केयर ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 का स्केयर 4 आएगा ऊपर, नीचे रेडबर्ग कांस्टेंट अपनी जगह पर ये बनेगा 4 माइनस 1, क्योंकि 2 का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, तो ऊपर आ गया 4 और नीचे बच्चों कितना आ जाएगा 3 इंटू आर आ जाएगा। तो बच्चों मैक्सिमम वेवलेंथ लेमन सीरीज की कितनी होगी, 4/3 आर होगी। अच्छा, अगर मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ की रेशियो पूछ ले किसी भी क्वेश्चन में, ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि इनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको कहूंगा हमने ये ऊपर कर लिया है। मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ की जब आपने रेशियो फाइंड आउट करनी होगी ना, तो बच्चों आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने फार्मूला ऊपर लिखना है, मैक्सिमम टू मिनिमम निकालनी है। तो बच्चों आप चुप करके क्या लिख देंगे, एन स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर माइनस पी स्केयर। अगर आप देखें वो दोनों फार्मूला जो मैंने ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला लिखा है, इनको डिवाइड करें तो यही बनता है। तो वही अब पी जितना होगा उससे एक ज्यादा आपने इनपुट करके तो आपने लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम भी निकाल लिया करना है। चलो अब हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, एमसीक्यूज में देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला तो अब आंसर आपने निकाल लिया, ऊपर मैंने कैलकुलेट करके बता दिया 4/3 आ रहा है। द वैल्यू ऑफ द ट्रांजिशन, द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 3 स्टेट, वही 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर लो एनर्जी ऑर्बिट का स्केयर माइनस 1 ओवर हाई एनर्जी ऑर्बिट का स्केयर। तो जब आप इधर से एलसीएम लेंगे 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 16, ठीक है। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 16, ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 1 और यहाँ पे आया 1 ओवर लैम्डा। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ, ये r इंटू 3/16 बनता है, तो अगर इसको उल्टा दूंगा तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 16/3r। तो आपके इस एमसीक्यू का जो आंसर बन गया बच्चों वो ब्रावो बन गया। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है द गिवन डायग्राम, ये आपको डायग्राम दी गई है, इट इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ सर्टेन एटम व्हेन द सिस्टम मूव्स फ्रॉम 2e to 3e 2e to e
कहता है जब सिस्टम 2e से e तक आया है, जो रेडिएशंस एमिट हुई है उनकी वेवलेंथ है लैम्डा। द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड फ्रॉम द ट्रांजिशन फ्रॉम 4e टू, देखो अगर यहां से यहां तक की ट्रांजिशन के दौरान जो रेडिएशन रिलीज हुई है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो कहता है 4e/3 से इस रेट में आते वक्त जो रेडिएशन रिलीज होंगी उनकी वेवलेंथ क्या होगी, हम उसको लैम्डा प्राइम कह देते हैं। हमने ये लैम्डा प्राइम बेसिकली अब मालूम करना है। अब बच्चों आपने क्या काम करना है, सबसे पहले इस ट्रांजिशन की अगर बात करें, इस ट्रांजिशन में देखें हमने इसका थर्ड पॉस्टुलेट पढ़ा था बोर्स मॉडल का कि एच एफ इज इक्वल टू हाई एनर्जी माइनस लो एनर्जी। तो अगर आप इसको यहां से कैलकुलेट करें ये बनेगा E, और E इज इक्वल टू होता है, आपको पता है बच्चों E किसके बराबर होता है, एच सी ओवर लैम्डा। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, बल्कि ये इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्या हो गया भाई, ये देखो E इज इक्वल टू एच एफ आ गया बस, ठीक है। हाँ, अब जो F होता है ये आपको पता है C ओवर लैम्डा होता है, सॉरी कलर चेंज कर दिया था। F क्या होता है बच्चों, C ओवर लैम्डा। तो यहां से जो हम यहां से लैम्डा कैलकुलेट करते हैं वो बराबर आता है एच सी ओवर E। ये तो आ गया हमारे पास 2E से जब हुई है ट्रांजिशन E तक। अच्छा, अब अगर बात करें कि ट्रांजिशन हो 4e/3 से E, तो देखें एच सी ओवर लेमडा प्राइम इज इक्वल टू 4e/3 माइनस E मैं करूंगा ना, क्योंकि ये लेमडा प्राइम मैंने मालूम करना है। तो जब मैं ये इसको कैलकुलेट करूंगा 4e-3 E डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आ गया E/3 का। तो यहां से लेमडा प्राइम जो है वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा 3hc डिवाइडेड बाई E। ठीक है, अब HC/E जो है ये हम ऊपर पढ़ के हैं, ये लेमडा के बराबर होता है। तो जो बच्चों इस ट्रांजिशन में वेवलेंथ रिलीज होगी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, 3 लेमडा होगी। तो आपकी इस MCQ का आंसर है डेल्टा। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। बच्चों रेड कलर की जो वेवलेंथ है 656 नैनोमीटर होती है, जुबानी याद रख लें। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, मैंने आपको बताया था बच्चों लेक्चर के अंदर भी कि स्पेक्ट्रा जो है ये बेसिकली 3 तरह का है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, सॉरी लाइन स्पेक्ट्रा तो इसी में आ जाता है, लाइन स्पेक्ट्रा इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। उसके बाद एक था बच्चों कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, और दूसरा तीसरे नंबर पे आता था बच्चों बैंड स्पेक्ट्रा। ये 3 तरह के हमने स्पेक्ट्रा पढ़े थे। अब जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है बच्चों, इसकी एग्जांपल में आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा में वो लाइन स्पेक्ट्रा है ये, ठीक है, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम इसी में आता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो फिनोमिना था वो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम के ऑर्डर में आता था। और जो बैंड स्पेक्ट्रा है ये है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की एग्जांपल। तो बच्चों ये हम लोगों ने अपने लेक्चर के अंदर भी बातें पढ़ी हुई हैं। तो अब इस वक्त फिलहाल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो है वो किससे डील करता है, बैंड स्पेक्ट्रा से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसकी एग्जांपल है, कंटिन्यू स्पेक्ट्रा की। इन जनरल स्पेक्ट्रा की कितनी टाइप्स हैं ऊपर बता के आ चुका हूं, 3 टाइप्स हैं। टू फाइंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्चन सीरीज, लाइमन बाल्मर, वही लाइमन बाल्मर पास्चन, पास्चन आता है तीसरे नंबर पे। द वैल्यू ऑफ एन, तो एन जो होता है वो पी से 1 ज्यादा से स्टार्ट होता है, तो आंसर है 4। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, ये बच्चों मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, 1 ओवर लैम्डा इसका आंसर है। Which of the following series of hydrogen spectrum is in the invisible region? बच्चों इनविजिबल रीजन देखें, आपको पता है लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड। अब लेमन जो सीरीज थी ये अल्ट्रावायलेट रीजन की थी, ये जो थी विजिबल रीजन की थी, और ये सारी की सारी थी इंफ्रारेड रीजन की तीनों। तो अब देखिए विजिबल तो आपको जस्ट बाल्मर ही है, इसके अलावा अगर पूछा जाए लाइमन या पास्चन वगैरह ये सारी की सारी क्या है, इनविजिबल। अल्ट्रावायलेट भी इनविजिबल है, तो आपका आंसर है बोथ ए एंड बी। द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी बात की है, लाइमन सीरीज की बात की है। तो बच्चों वही फार्मूला n² ओवर n² माइनस पी स्केयर। तो पी लाइमन के लिए 1 होता है, तो यहां पे 1 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर और ऊपर भी आ जाएगा 2 का स्केयर। तो 4 ओवर 4 माइनस 1, तो आपका आंसर आ गया 4/3। तो आपकी इस MCQ का आंसर बन गया बच्चों अल्फा। इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट एमिट्स अ रेडिएशन ऑफ एनर्जी दिस। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन बच्चों E इज इक्वल टू HF, तो F बराबर होगा E/H। अब E कितना है 6.63 × 10⁻⁻⁻17।
h होता है 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34। जब ये ऊपर जाएगा प्लस 34 हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 10 रेज टू पावर 17 हर्ट्ज। द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट एमिट्स रेडिएशंस ऑफ एनर्जी, ये रेडिएशंस है वेवलेंथ। तो E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू एच सी ओवर E। तो यहां पे जब आप पुट करेंगे, अब h की जगह पे वही 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 और c की जगह पे 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 और जो E है ये आपको दिया हुआ है 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। अब गौर से देखेंगे तो इसे कट गया माइनस 34 में, जब ये माइनस 2 पर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा तो ये पावर में बन जाएगा 10 की पावर माइनस 32। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 ज़रब 10 की पावर 8 माइनस 32। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे वो चार्ली ऑप्शन बन जाएगी। द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन विच पास्चन सीरीज लाइज, पास्चन सीरीज जो है बच्चों आपको पता है वो लाई करती है इंफ्रारेड में, लाइमन वो मैंने ऊपर सारा बता दिया, लाइमन किस में, अल्ट्रावायलेट में, बाल्मर विजिबल में, बाकी इंफ्रारेड में। इन बाल्मर सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन वुड बी ऑब्टेन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए कहता है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जंप करेगा। देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से मुराद है लॉन्गेस्ट हाईएस्ट एनर्जी, क्या इससे मुराद है हाईएस्ट एनर्जी उसी वक्त रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी ऑर्बिट से, जिस ऑर्बिट मतलब अगर बाल्मर तो दूसरे में आना है तो बच्चों दूसरे में अगर किसी हाई से दूसरे में आएगा तो एनर्जी बहुत हाई होगी और वेवलेंथ बहुत लो होगी। तो आपके एमसीक्यू का आंसर है चार्ली। द स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट ऑब्टेन फ्रॉम एक्साइटेड गैस, किसी भी गैस से जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है बच्चों जिसमें हाइड्रोजन है उसका लाइन स्पेक्ट्रा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोन एमिटेड बाय फॉलोइंग सीरीज हैज अ ग्रेटर स्पीड, बच्चों जोन सी भी ये स्पीड की अगर बात करें आपको पता है कि स्पीड जो ये रेडिएशन रिलीज होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में लाई करती हैं और ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, लिहाजा इन सब की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट ही होती है। तो स्पीड सेम ही होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनकी डिफरेंट होती है, इसीलिए तो C इज इक्वल टू एफ लेमडा के, ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वेवलेंथ कम है मगर प्रोडक्ट क्या रहता है ये कांस्टेंट ही रहता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों, द रेडबर्ग कांस्टेंट, आपको पता है जो रेडबर्ग कांस्टेंट होता है उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है ई नोड ओवर एच सी। ई नोड यहाँ पे वही 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये उसको जॉल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, एच और सी की वैल्यू पुट करें तो आंसर आ जाता है सी की जो हम आर की वैल्यू पुट करते हैं ये। एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 मीटर होता है, इस तरह 1 फर्मी जो होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 15 मीटर होता है, 1 माइक्रोन जो होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मीटर होता है। ये 3 एमसीक्यूज इसके साथ आपको बता दिए। नेक्स्ट कहता है 1896 में जो J.R. रेडबर्ग था उसने मैथमेटिकल फॉर्म बाल्मर सीरीज की क्या दी थी, वो आप लोगों को बताया गया था कि वहां पे P जो था वो 2 था और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है लिहाजा नॉनी आंसर है। डैश वाज आइडेंटिफाइड हीलियम, ये बच्चों टिडबिट्स में से एमसीक्यू उठाया गया है। अगर n 10 होगा तो वही n इंटू n माइनस 1/2, तो 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा 45 जो कि आपका बन जाएगा डेल्टा। चौथा एमसीक्यू ये इस टाइप का आया है। द पी फंड सीरीज लाइज, हाँ जी पी फंड सीरीज किस रीजन में लाई करती है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। कहता है इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ओनली सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन, जस्ट बाल्मर सीरीज होती है जो विजिबल में लाई करती है। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी यानी स्मॉलेस्ट एनर्जी, ये स्मॉलेस्ट एनर्जी बिलोंग करती है आखिरी सीरीज से पी फंड से। जबकि अगर वेवलेंथ की बात कीजिए तो मैक्सिमम वेवलेंथ भी इसी से, मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम एनर्जी इस सीरीज से बिलोंग करती है। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बिलोंग्स टू, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किस चीज से बिलोंग करती है अभी ऊपर भी बता के हैं लाइमन सीरीज से, और सब एनर्जी भी सबसे ज्यादा इससे, फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा इससे, इनके फोटोन्स का मोमेंटम भी सबसे ज्यादा है, मगर अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो सबसे कम इस सीरीज की है। नेक्स्ट, When an electron drops from a higher orbit n 3 से या 3 से बड़ा दूसरे में आए, वो जहां से भी आया किस में है यार, दूसरे में, तो बाल्मर सीरीज इज योर आंसर। द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन डिस्चार्ज बच्चों किसको शो करती हैं, क्योंकि गैस है लाइन स्पेक्ट्रम को शो करती है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। n अगर 8 होगा तो 8 इंटू 8 माइनस 1/2, 8 इंटू 7/2, 4 इंटू 7, आंसर आ जाएगा 28, आंसर है अल्फा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट, तो वही LBP, तो लाइमन बाल्मर पास्चन आता है तीसरे नंबर पे, सो योर आंसर इज थर्ड।
अल्ट्रा वायलेट जो है कहता है अल्ट्रा वायलेट रीजन टू विच लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम बिलोंग्स लाई बिटवीन, हाँ जी यूवी किस किस के दरमियान में लाई करता है, आपको पता है विजिबल और एक्सरेज के दरमियान में लाई करता है। अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों जंप करता है 5वें ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो वही 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/2 का स्केयर माइनस 1/5 का स्केयर, तो ये बनेगा रेडबर्ग कांस्टेंट 1/4 माइनस 25। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आपका आंसर बच्चों डेल्टा आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है अगर n चौथे या उससे ज्यादा वाले ऑर्बिट से तीसरे में आए तो तीसरा नंबर किसका होता है, वही पास्टन सीरीज का होता है। तो पास्टन सीरीज किस रीजन में लाई करती है, इंफ्रारेड में, सो योर आंसर इज इंफ्रारेड। द स्पेक्ट्रल सीरीज वाज आइडेंटिफाइड, सबसे पहले जो थी वो बाल्मर सीरीज आइडेंटिफाई हुई थी विजिबल स्पेक्ट्रम में। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फॉर द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज x। द मिनिमम वेवलेंथ फॉर द ब्रैकेट सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम, देखें मिनिमम वेवलेंथ लाइमन सीरीज की होती है 1/r। अच्छा ये लाइमन के लिए होगी। मिनिमम वेवलेंथ ब्रैकेट के लिए, हाँ जी लाइमन पास्चन ब्रैकेट, ब्रैकेट आती है तीसरे नंबर पे, तो 3 का स्क्वायर ओवर r, तो आंसर आ जाएगा 9/r। ठीक है, अब 1/r जो है उसने उसको x बोल दिया है, तो बच्चों ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सॉरी उसने लाइमन बाल्मर पास्चन तीसरे नंबर पे आती है, ब्रैकेट चौथे नंबर पे आती है, 4 आएगा। तो यहां पे जब 4 आएगा तो हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेंगे, वो 16/r आएगा। तो जब आप 16/r, अब 1/r को आप लोगों ने क्या बोल दिया है, 1/r को तो आप लोगों ने बोल दिया है x, तो बच्चों आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16x। सो योर आंसर इज डेल्टा। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ फॉर बार्मर सीरीज, ये नहीं मैक्सिमम टू मिनिमम लाइमन बाल्मर, बाल्मर आता है दूसरे नंबर पे, तो ऊपर आएगा 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस लो और भी 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 9/4, तो आपका आंसर आ जाएगा 9/5। सो योर आंसर इज बच्चों डेल्टा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, द वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाँ जी लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस में लाई करती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। कहता है अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12.75 वोल्ट इज बम्बार्डेड ऑन मोनोक्रोमैटिक हाइड्रोजन गैस, sorry monoatomic hydrogen gas. In the emission spectrum one cannot observe any lie in, देखें अगर बच्चों बात की जाए ये पोटेंशियल डिफरेंस की, तो जो एनर्जी होगी वो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी। ठीक है, कहते हैं आप बताएं इनमें से कौन से एमिशन स्पेक्ट्रम में ऐसा है कि जो ये एनर्जी है वन कैन नॉट ऑब्जर्व एनी लाइन ऑफ, हाँ जी हम इसमें से अब कौन सी लाइन ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आपको पता है जो पी फंड है ना उसकी एनर्जी सबसे क्या होती है बच्चों, इनमें से लो होती है। अब ना इसको मैं आपके सामने एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाता हूं, थोड़ी सी उसको डिटेल में देखते हैं। कि ये आपने जुबानी याद भी रखनी है ना। आपको पता है हाइड्रोजन की जब हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल कैलकुलेट करते थे वो आती थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए थी। फिर जब हम बच्चों कैलकुलेट करते थे इसके नेक्स्ट ऑर्बिट्स के लिए n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। जब इलेक्ट्रॉन बच्चों याद रखें जो दूसरा ऑर्बिट था उसमें उसकी जो एनर्जी थी वो बनती थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो n स्क्वायर से डिवाइड करके, इसमें बनती थी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें बनती थी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें बनती थी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन्फिनिटी पे जाकर ये जीरो होती थी। अब अगर आप गौर से देखें ये वाली है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये कौन सी होती है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और बच्चों ये है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। अगर मैं अब एनर्जी डिफरेंस की बात करूं पहले और दूसरे ऑर्बिट में, इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस बनता है ना वो बनता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अगर मैं दूसरी एक्साइटेड स्टेट और पहली एक्साइटेड स्टेट के दरमियान में एनर्जी डिफरेंस देखूं वो बनता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर मैं देखता हूं दूसरे से लेकर पहले तक के दरमियान में, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस बनता है ये बनता है
ये कितना बनता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बनता है। और अगर मैं चौथे और पहले में देखूं, चौथे से पहले में देखूं, मतलब ये n इज इक्वल टू 4 यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट से पहले में देखूं, तो ये बनती है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखें, पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड के दरमियान में 10.2 था, फिर उसके बाद वो कितना हुआ, दूसरी और पहले के दरमियान में 12.1 हुआ, फिर तीसरे और इसके दरमियान में 12.75 हुआ। इससे अब जो आगे होगा वो उससे ज्यादा का ही होगा। मगर आप देखें कि आपको तो उसने 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है, और कहता है जी बताओ अब इनके बाद कौन सी ऐसी है जो इनमें नहीं लाई करेगी। तो जाहिर बात है बच्चों, आप देखें ये जो एंड वाली होती है, आपको पता है ये पी फंड होती है, ये 12.75 से ज्यादा वाली आनी है, जो कि अब वो पी फंड की होनी है, और वो इसमें तो 12.75 में आनी नहीं है। तो लिहाजा आपकी इस एमसीक्यू का आंसर है डेल्टा। इसको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से अगर याद रख लें तो ये आपके लिए बहुत आसान होगी बात। इसके बाद द लाइमन ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स लीस्ट चेंजेस ऑफ द टोटल लार्जेस्ट एनर्जी चेंज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आता है हाई से। हाइड्रोजन एटम कैन गिव स्पेक्ट्रल लाइन इन द सीरीज लाइमन पीफंड ब्रैकेट बाल्मर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आप पढ़ लें, साफ नजर आ रहा है, ब्रैकेट सीरीज इज इन द इंफ्रारेड रीजन। द हाइड्रोजन एटम कैन नॉट प्रोड्यूस, आपको पता है हाइड्रोजन एटम से बच्चों हम लोग गैमा रेज या एक्स रेज प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, क्योंकि इनके एनर्जी लेवल बहुत लो होते हैं। ये जस्ट लाइमन बाल्मर पासन यानी वो स्पेक्ट्रल सीरीज बनाती हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इन द विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एच अल्फा लाइन प्रोसेस, बच्चों ये जस्ट आप इंफॉर्मेशन के तौर पे याद रखें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वैसे ना बुक में उसका एक टेबल बना हुआ था, टेबल कह रहा हूँ वो साइड में जहां पे हाइड्रोजन का उसका स्पेक्ट्रम बनाया ना, उसमें कलर्स और वैल्यूज लिखी हैं वेवलेंथ की, वो आप याद कर लें, उसमें से ये अल्फा ऑप्शन आपका आंसर है। द लार्जेस्ट एनर्जी फोटोन इन द लाइमन सीरीज में लार्जेस्ट एनर्जी फोटोन आएगा जब इलेक्ट्रॉन हाई से पहले में आएगा, n इनफिनिटी टू n इज इक्वल टू 1। द यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि पर मीटर इसके यूनिट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की एग्जांपल है ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। द सीरीज लिमिट वेवलेंथ यानी मिनिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज एंड पास्टन सीरीज, आपको शॉर्टकट बता चुका हूं, ब्रावो आंसर आ जाएगा। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट स्टेट एंड ऑल पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट्स फॉर पास्टन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ले जी, कहता है लोएस्ट आपने बतानी है, लोएस्ट स्टेट एंड ऑल पॉसिबल स्टेट्स। तो लोएस्ट स्टेट पास्टन सीरीज के लिए 3 होती है, और ऑल पॉसिबल स्टेट जो होते हैं वो आपको पता है 4 से स्टार्ट होती हैं, तो आंसर है 4। सिंपल सा था। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स, बच्चों ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन है, बुक के पहले पैराग्राफ में ही जहां पे ये चैप्टर स्टार्ट होता है वहां पर लिखी हुई है। Whenever a hydrogen atom emits a photon in Lyman series, it need not to emit any more photon. Yes, क्योंकि जब हाइड्रोजन एटम लेमन सीरीज में, क्योंकि लेमन सीरीज आपको पता है सबसे ज्यादा एनर्जी वाली है, उससे मजीद बाहर नहीं निकलेंगे, सबसे ज्यादा उससे ज्यादा एनर्जी वाले फोटोन्स नहीं बाहर निकल सकते। अल्फा, द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रीजन। हाँ जी बच्चों, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसमें आपको कंटेन्स द स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रीजन। हाँ जी, ये विजिबल की सारी नजर आती है, इसमें सारा कुछ ही होता है, इसमें विजिबल भी, इंफ्रारेड भी, अल्ट्रावायलेट भी, ऑल ऑफ दीज। Every series of hydrogen spectrum has an upper and lower limit. The spectral series with a lower limit of wavelength equal to 3, 4, 6, 4, 5. सबसे कम वेवलेंथ ये किसमें होती है बच्चों? बाल्मर सीरीज में। ये आपको जुबानी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये आप लोगों को क्लास के अंदर बाकायदा इसका टेबल भी बनवा कर दिया गया है कि इसको आप लोगों ने जुबानी क्या कर लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या कहता है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इन द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के लिए 2 होता है, तो आंसर आ जाएगा 4/r चार्ली। रिलेशन फॉर पी फंड सीरीज बच्चों डेल्टा आंसर है, सिंपल। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज कितना आंसर है? 1/r लेमन सीरीज के लिए मिनिमम। इसके बाद द एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट, कहते हैं द एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी फोटोन ऑफ पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम का हाईएस्ट जो फोटोन होगा वो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। मैं ऊपर एनर्जी डायग्राम आपको बनाकर दे चुका हूं, उसमें आप देख सकते हैं 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने लिखा भी हुआ है। इसके बाद इन द विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एच बीटा लाइन, जो बीटा वाली होती है वो ब्लू ग्रीन होती है और 486.1 नैनोमीटर की होती है।
द साइज ऑफ द एटम इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर में होता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस से बड़ा होता है। लो जी बच्चों, ये आपके पास एमसीक्यूज थे जो कि चैप्टर नंबर जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला था उसका पार्ट 1 था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर अच्छी लगी है तो पुत्र वीडियो लाइक भी करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।